हेलो 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 हेलो। चलिए, सबको नमस्कार है, प्रणाम है, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। आज हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज में पहुंच चुके हैं। क्लास 9th का चैप्टर 14। आज का चैप्टर है प्राकृतिक संपदा, जिसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। चलिए, तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग थ्योरी ऑफ प्लस पूरे एनसीईआरटी की किताब को पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, देखिए, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन विद्यमान है। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन विद्यमान है। पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। हम यह भी जानते हैं कि जीवन के लिए परिवेश, ताप, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। बोलिए, जीवन के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो जीवन के लिए टेम्परेचर चाहिए, जल चाहिए, भोजन चाहिए। तीन चीज मिल जाए तो समझिए जीवन संभव है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा तथा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर यह संपदा कौन कौन सी है? आखिर कौन कौन सा रिसोर्सेस है हमारी पृथ्वी पर? तो देखिए, ये स्थल, जल और वायु है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। बोले, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के 75% भाग पर जल है, सबको पता है। यह भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। इन सभी को जल मंडल कहते हैं। बोलिए, क्या कहते हैं? जल मंडल। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। देखिए, वायु जो पूरे पृथ्वी को कंबल के जैसा ढकी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। बोले, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आई, जीव जीवित पदार्थ वहीं पाए जाते हैं जहां ये तीन अवयव स्थित होते हैं। जीवित पदार्थ वहीं होते हैं जहां ये तीन अवयव स्थित होते हैं। क्या होते हैं? स्थल, जल और वायु। जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा, जहां वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, यानी जल, स्थल और वायु, ये तीन चीज हैं जो जीवन को क्या करते हैं? संभव बनाते हैं। कोई दिक्कत? अब आई, उसे जीव मंडल के नाम से जानते हैं। बोले, तीनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग तीनों को जीव मंडल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सजीव जीव मंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। वायु, जल और मृदा जीव मंडल के निर्जीव घटक है। आपसे पूछेगा, जीव मंडल के निर्जीव घटक कौन है? वायु, जल और मृदा। आइए हम अब इन अजैव घटकों, जो पृथ्वी पर जीवन के संपुषण के लिए आवश्यक है, उनकी भूमिका का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जीवन के लिए श्वास, सांस के लिए क्या जरूरी है? वायु जरूरी है। हमने पहले अध्याय में वायु के घटक के विषय में पढ़ चुका होगा। यह बहुत सी गैसें, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए, वायु में बहुत सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प का मिश्रण है। वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और क्या है? जलवाष्प है। यह जानना रुचिकर है कि पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का परिमाण है। शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रह, जहां कोई जीवन नहीं है, वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए, शुक्र और मंगल जैसे ग्रह जहां कोई जीवन संभव नहीं है, वायुमंडल का मुख्य घटक CO2 है। वास्तव में शुक्र तथा मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 95 से 97%। कहां पे? तो शुक्र और मंगल ग्रह पे। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, रेस्पिरेशन यानी श्वसन चैप्टर में पढ़े होंगे आप कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है और जिसके टूटने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जैसा कि हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, उसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। दूसरी प्रक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है।
और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। इसका मतलब हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और यही ऑक्सीजन ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ता है जिससे CO2 रिलीज होता है। कोई दिक्कत? ये दहन की क्रिया है। इसमें केवल मनुष्य वे क्रियाकलाप ही नहीं जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाते हैं, बल्कि जंगलों में लगी आग भी आती है। यानी जंगल में जो आग लग जाता है किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। आप जो ईंधन जलाते हैं वो किसके उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। पहला, हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। देखिए, हरे पेड़ पौधे ये CO2 लेते हैं और CO2 किस में बदल देते हैं? ग्लूकोज में। बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कवच बनाते हैं। समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उस प्रकाश संश्लेषण में CO2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को ग्रहण करके ये ऊर्जा बनाते हैं। और किस रूप में बनाते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में। कोई दिक्कत? चलिए, अब सवाल है कि जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका क्या है। तो देखिए, हम जान चुके हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है। हम जानते हैं कि वायु ऊष्मा का कुचालक है। बस यहाँ एक पॉइंट आपको मिल गया। आपसे पूछेगा कि वायु क्या है, तो वायु ऊष्मा का कुचालक है। बोले किसका कुचालक? ऊष्मा का। अब देखिए, वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय तथा यहां तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को क्या करता है? कम करता है। ये वायुमंडल का सबसे बड़ा रोल है। चंद्रमा के बारे में सोचे, जो कि सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि पृथ्वी। बस यहाँ एक आपको और पॉइंट मिला कि चंद्रमा की दूरी सूर्य से उतनी ही है जितनी दूरी पृथ्वी से है। इसके बावजूद चंद्रमा की सतह, जहां वायुमंडल नहीं है, पर तापमान -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य रखता है। यानी चंद्रमा का तापमान -190 से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य है। इसका मतलब वहां बहुत ज्यादा ठंड होगा। कहाँ पे? चंद्रमा पे। लेकिन दूरी क्या है? सेम है। चलिए, अब देखिए, चलिए अब हम लोग जानेंगे वायु की गति यानी पवन के बारे में। देखिए, हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाले ठंडे समीर से राहत महसूस करते हैं। देखिए, इंसान जो है पूरा दिन गर्मी से तबाह है, लेकिन शाम को थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। उससे तो बढ़िया रिलैक्स मिलता है सुबह सुबह। कभी कभी कई दिनों तक अधिक गर्म मौसम के पश्चात वर्षा हो जाती है। जब मौसम बहुत गर्म होगा तो जाहिर सी बात है वर्षा होगा। वायु की गति का क्या कारण है और वे कौन से कारक हैं जो इन्हें कभी समीर, कभी तेज हवा, कभी तूफान के रूप में गति प्रदान करता है? वर्षा का कारण क्या है? आइए हम लोग इन्हीं कारण को देखते हैं। कभी कभी हम लोग वायु कह देते हैं, कभी कभी समीर कह देते हैं, कभी कभी पवन कह देते हैं, कभी कभी तूफान कह देते हैं। आखिर ये रूप कैसे बदल जाता है? तो चलिए, ये सभी प्रक्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बदलने का परिणाम है। जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है। जब बहुत अधिक गर्मी होगा तो जो भी पानी है जलवाष्प में बदलते जाएगा। स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परिवर्तन तथा पुनर्विकास के कारण वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होने पर वायु में संवहन धारा उत्पन्न होती है। बोलिए, गर्म होने पर वायु में किस प्रकार का धारा? संवहन।
संवहन धाराओं की प्रकृति को जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप को करते हैं। चलिए देखिए, संवहन धारा जानना है। एक मोमबत्ती को चौड़े मुंह वाली बोतल में या बीकर में रखें और उसे जलाएं। एक अगरबत्ती को जलाएं, उसे बोतल के मुंह के समीप ले आए। जब अगरबत्ती को मुंह के किनारे पर लाया जाता है तो अवलोकन करें कि धुआं किस ओर जाता है। जब अगरबत्ती को मोमबत्ती के थोड़ा ऊपर रखा जाता है तब धुआं किस ओर जाता है। दूसरे भागों में जब अगरबत्ती को रखा जाता है तो धुआं किस ओर जाता है। तो देखिए इस टाइप से रखना है। धुआं द्वारा अपनाया गया पैटर्न हमें बताता है कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएं बहती है। इसी प्रकार जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है तो यह ऊपर की ओर प्रवाह करती है। बस एक बात समझना है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। बोलिए, हवाएं गर्म होकर किधर उठती है? हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। क्योंकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है। यानी जल के अपेक्षा स्थल की वायु जो है यह तेजी से क्या होती है? गर्म होती है। इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्र को दिन में देखते हैं तो पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर उठना शुरू करती है। तेजी से गर्म होकर उठना शुरू करती है। जैसे ही यह वायु ऊपर की ओर उठती है, यानी देखिए हमारे आसपास का जो वायु है खूब गर्मी के कारण गर्म वायु ऊपर उठेगी। आज जैसे गर्म वायु ऊपर उठती है तो वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। यानी देखिए जब गर्म वायु ऊपर उठ गई तो नीचे खाली हो गया, तो यहाँ क्या हो जाता है? कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। समुद्र के ऊपर की जो वायु है वो कम दाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होता है। देखिए दिन के समय जो हवा की दिशा है उस समुद्र से किधर होता है? स्थल की ओर, क्योंकि स्थल का हवा गर्म होकर ऊपर उठ गया और जब गर्म होकर ऊपर उठ गया तो बोले नीचे का एरिया खाली हो गया। जब नीचे का एरिया खाली हुआ तो समुद्री हवाएं उस एरिया को भरने आती है। समुद्री हवाएं क्या आती है? उस एरिया को भरने आती है। रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होती है। ऊपर दी गई परिचर्चा के आधार पे आप निम्न विषय के बारे में क्या कह सकते हैं? तो देखिए तटीय क्षेत्र पर कम तथा उच्च दाब क्षेत्र रात में प्रतीत होता है। रात में उच्च दाब क्षेत्र प्रतीत होता है कहां पे? तटीय क्षेत्र में। तटीय क्षेत्र में रात के समय वायु की दिशा क्या होगी? चलिए इस प्रकार हवा की सभी गतियां विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। लेकिन इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति। हवा की दिशा क्या होगी? इसमें घूर्णन गति का भी रोल है, तथा पवन के मार्ग में आने वाले पर्वत श्रृंखलाएं। हम इन कारकों के बारे में इस अध्याय में विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में सोचते हैं कैसे हिमालय की उपस्थिति से इलाहाबाद से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली वायु को दिशा में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। अब आइए जानते हैं वर्षा कैसे होता है। वर्षा कैसे होता है? तो देखिए आइए हम इस प्रश्न पर विचार करें कि बादल कैसे बनते हैं और वर्षा करते हैं। हम इसके लिए एक साधारण प्रयोग कर सकते हैं जिससे ज्ञात हो सके कि कुछ कारक जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं।
कुछ कारक हैं जो जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए अब हम यहां से पढ़ेंगे मेन पॉइंट। देखिए दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाता है, जाहिर सी बात है कि दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है। जब दिन के समय जलीय भाग गर्म होता है तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनता है, और यह जलवाष्प वायु में प्रवाहित हो जाती है। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? वायुमंडल। यह वायु भी गर्म हो जाता है। गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर उठ जाती है। जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है यह फैलती है। बोलिए, वायु ऊपर की ओर जाके क्या होगी? फैलेगी तथा ठंडी हो जाती है। ठंड होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों में संघनित हो जाती है। जल का यह संघनन सहज होता है यदि कुछ कण नाभि की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को जमा होने देते हैं। सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण तथा दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। एक बार जब जल की बूंद निर्मित हो जाती है तो वे संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती है। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती है तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती है। कभी कभी जब वायु का तापमान काफी कम हो जाता है तब ये हिम वृष्टि अथवा ओले वृष्टि के रूप में क्या अवक्षेपित हो जाती है। यानी वर्षा कैसे हुई? तो दिन के समय जो जलीय क्षेत्र है गर्म हो जाता है, और गर्म होगा तो वाष्पीकरण होगा, और आपको पता होगा जब हवाएं गर्म होगी तो गर्म होकर ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठती है तो जलवाष्प को अपने साथ लेके चली जाती है और ऊपर ये फैल जाती है। जब फैल जाती है तो ऊपर जाकर ये जल की जो बूंदे हैं संघनित हो जाता है। संघनित होकर यही धीरे धीरे अब नीचे की ओर आता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वर्षा के नाम से जानते हैं। वर्षा का पैटर्न पवन के पैटर्न पर निर्भर करता है। वर्षा के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होती है। हमने मौसम सूचनाओं में भी सुना है कि बंगाल की खाड़ी पर वायु का दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी पर वायु का दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। चलिए अब सवाल है कि वायु प्रदूषण क्या होता है। तो हम समाचार पत्रों में प्रायः सुनते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड बढ़ रहा है। लोग प्रायः दुख प्रकट करते हैं कि उनके बचपन से लेकर अभी तक वायु की गुणवत्ता में कमी आई है। वायु की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है और इस गुणवत्ता में आए परिवर्तन हमें और दूसरे जीवों से कैसे प्रभावित करते हैं? चलिए, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। यानी जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम में नाइट्रोजन सल्फर की कम मात्रा होती है। जब ये ईंधन जलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलने लगते हैं तथा यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इन गैसों का केवल सांस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं, बल्कि ये वर्षा जल में मिलकर अम्लीय वर्षा भी करते हैं। तो बस आपको यहाँ एक बात समझ में आया कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, क्योंकि ये जलने के बाद ऑक्साइड बना लेते हैं। अब आई
जीवाश्म ईंधन का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बोलिए क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। इन सभी प्रदूषण की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम कर देता है, यानी देखने की क्षमता को क्या कर देगा, कम कर देगा। विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित हो जाता है तो धूप या कोहरा कहते हैं। कोई दिक्कत, इसे क्या कहते हैं, धूप या कोहरा। ये वायु प्रदूषण की ओर संकेत करते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि इन पदार्थों वाली वायु में सांस लेने से कैंसर, हृदय रोग या एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावना हो जाती है। वायु में स्थित इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। किसकी वृद्धि, तो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर इस सबका वृद्धि हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। बाद बाकी आपको पता होगा लाइकेन, ये लाइकेन है, इसको हम लोग वायु प्रदूषक का क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। देखिए, जल एक अद्भुत द्रव, जल पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े भाग पर उपस्थित है और यह भूमिगत भी होता है। जल पृथ्वी के सतह पर भी है, पृथ्वी के नीचे भी है। जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है, हर जगह जल। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में है तथा यह खारा है। बोले क्या है, खारा है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुव पर और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। समुद्र का जल तो खारा होता है। शुद्ध जल कहाँ होता है, तो शुद्ध जल जो होता है दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है, यहाँ पे शुद्ध जल पाया जाता है। भूमिगत जल और नदियों, झीलों और तालाबों का जल भी शुद्ध होता है। फिर भी इस जल का उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। गर्मी में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी होती है। ग्रामीण इलाकों में जहां जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है वहां लोगों का अधिकतर समय दूर से जल लाने में क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। लेकिन इतना अधिक आवश्यक है, लेकिन जल इतना अधिक आवश्यक है तथा क्या सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता है, भाई हर प्राणी को जल की आवश्यकता है। सभी कोशिकीय प्रक्रिया जलीय माध्यम में होती है। सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिका के अंदर होती है वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, शरीर में जल की कमी हो जाए तो अब धीरे धीरे मन घबराने लगेगा। इसलिए इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधा हो, सबके लिए जल जरूरी है। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता है। इसलिए प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्धि के स्रोत आवश्यक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है। चलिए जल प्रदूषण क्या होता है, तो देखिए वायु प्रदूषण देखे थे, अब जल। जल उन कीटनाशक और उर्वरकों को भी घोल लेता है जिसका प्रयोग हम लोग खेतों में करते हैं। अतः इन पदार्थों को कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है। हमारे शहर या नगर के नाले का जल और उद्योग का कचरा भी नदियों तथा झीलों में संग्रहित हो जाता है। कुछ विशेष उद्योग की बहुत सारी क्रियाओं में शीतलता बनाए रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार निष्पादित गर्म जल को जलाशय में वापस लौटा दिया जाता है। जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। गहरे जलाशय के अंदर का जल सूर्य के द्वारा गर्म ऊपर की सतह की जल की तुलना में शीतल होता है। ये सभी जलाशय में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं।
अब देखिए, ये कुछ जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ को हानि पहुंचाते हैं। ये इस प्रणाली में उपस्थित विभिन्न जीवों को संतुलन को क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। देखे होंगे बड़ा बड़ा शहर में जो कंपनी है उसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब कहाँ चला जाता है, पानी में चला जाता है। मृदा में खनिज की प्रचुरता इस क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण संपदा मृदा है। लेकिन मृदा क्या है, यह कैसे बनती है, चलिए हम लोग मृदा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपृष्ठ कहते हैं। बोले, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपृष्ठ कहते हैं और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जीव के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों और लाखों वर्ष के लंबे समय अंतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विशेष प्रकार के भौतिक, रसायन और कुछ जैव प्रक्रमों द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण ही क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। लेकिन कौन से कारक या प्रक्रिया है जिससे मृदा बनती है? तो आइए, मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय वे पत्थर ठंडे हो जाते हैं और संकुचित हो जाते हैं। देखिए, गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, क्योंकि पत्थर का प्रत्येक बार असमान रूप से प्रसारित तथा संकुचित होता है। ऐसा बार बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है और अंत में ये बड़े पत्थर टूटकर छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। जल मृदा के निर्माण के दो प्रकार से सहायता करती है, यानी जल भी मृदा के निर्माण में सहायता करती है। पहला, सूर्य के ताप से बने पत्थर की दरारों में जल जाता है, यानी सूर्य के ताप से जब पत्थर गर्म हुआ तो उसमें दरार हो गई, उस दरार में क्या चल जाता है, जल चला जाता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है तो यह दरार को और अधिक चौड़ा करेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? दूसरा, बहता हुआ जल कठोर पत्थर को भी तोड़ फोड़ देता है। तेज गति के साथ बहता हुआ जल प्रायः अपने साथ बड़े व छोटे पत्थरों को बहा कर ले जाता है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर देता है। इस प्रकार मृदा अपने मूल पत्थर से काफी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है। वायु जिस प्रकार जल से पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को क्या कर देती है, तोड़ देती है। यानी मिट्टी बनने में हवा, पानी और वायु का भी रोल है। वायु जल की ही तरह बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जीव भी मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, पत्थर की सतह पर भी उगते हैं। इस क्रम में वे एक पदार्थ छोड़ते हैं जिसे पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देता है और मृदा के ऊपर एक पतली परत का निर्माण करता है। अब इस सतह पर मॉस जैसे दूसरे छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं और ये पत्थर को और अधिक तोड़ते हैं। बड़े पेड़ों के मूले कभी कभी पत्थर में बनी दरारों में चली जाती है और वे दरार को और क्या कर देती है, चौड़ा कर देती है। तो ये कुछ कारक हैं जो पत्थर को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि मृदा एक मिश्रण है, इसमें विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं। इसमें सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिले होते हैं जिसे ह्यूमस कहा जाता है। बोलिए, क्या कहा जाता है? इसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। इसके अतिरिक्त मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मृदा के प्रकार का निर्णय
उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी मृदा कितने प्रकार के होते हैं ये उसके कणों के आकार पर निर्भर करता है। मृदा के गुण को उसमें उपस्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर किया जाता है। मृदा की संरचना का मुख्य कारक ह्यूमस ह्यूमस है। बोले मृदा की संरचना का मेन कारण क्या है? ह्यूमस है, क्योंकि यह मृदा को सरंध्र बनाता है और वायु तथा जल को भूमि के अंदर ले जाने में सहायता करता है। कोई दिक्कत? चलिए, खनिज पोषक तत्व जो उस मृदा में पाए जाते हैं वह उन पत्थरों पर निर्भर करते हैं जिससे मृदा बनती है। मृदा में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। किस मृदा पर कौन सा पौधा होगा इस बात पर निर्भर करता है कि उस मृदा में पोषक तत्व कितने हैं, ह्यूमस की मात्रा कितनी है, उसकी गहराई क्या है। इस प्रकार मिट्टी की ऊपरी परत में जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं उसे ऊपरी मृदा कहते हैं। बोले कौन मृदा? ऊपरी। ऊपरी मृदा की गुणवत्ता जो उस क्षेत्र के जैविक विविधताओं को निर्धारित करती है में एक महत्वपूर्ण कारक है। आधुनिक कृषि में पीड़कनाशी और उर्वरक का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इसको किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भी उत्तरदायी हो सकते हैं। चलिए, मृदा के महीन कण प्रभावित वायु या जल के साथ भी स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे मृदा के जो महीन कण है ये वायु के साथ, जल के साथ एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरित हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाता है। जब ये मृदा स्थानांतरित होते हैं तो इसमें जो कठोर पत्थर है वो बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संपदा की हानि होती है क्योंकि पत्थर पर उर्वरता नगण्य होता है। आप पत्थर वाला भूमि पर किसी प्रकार का फसल नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए, पौधों की जो जड़ है मृदा के अपरदन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो पौधा का जड़ होता है ये मृदा के अपरदन में सबसे बड़ा रोल होता है। अगर पौधा की कटाई कर दिया जाए तो फिर मृदा के अपरदन से कोई रोक नहीं सकता है। बड़े स्तर पर जंगल का काटना जो पूरे विश्व में हो रहा है न केवल जैविक विविधता को नष्ट कर रहा है बल्कि मृदा के अपरदन के लिए भी उत्तरदायी है। आज हम लोग जो पूरे विश्व में धड़ल्ले से जो वन की कटाई कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है? जैविक विविधता तो नष्ट हो ही रहा है, इसके अलावा मृदा अपरदन भी हो रहा है। वनस्पति के लिए सहायक ऊपरी मृदा अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है। यह पहाड़ी और पर्वत वाले भागों में त्वरित गति से होता है। मृदा के अपरदन की इस क्रिया को रोकना बहुत कठिन है। सतह पर पाई जाने वाली मृदा वनस्पति जल को परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसी परत का अगर अपरदन हो जाए तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। चलिए, अब सवाल है कि जैव रासायनिक चक्रण क्या होता है। तो देखिए, जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीव मंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। जो जीव मंडल है उसमें जैविक अजैविक घटक के बीच जो सामंजस्य है इस जीव मंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। इस सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है।
स्थानांतरण होता है। आइए देखते हैं कि वे कौन सी क्रियाएं हैं जो जल को संतुलित बनाए रखती है। तो जो जल को संतुलित बनाए रखती है उसे हम लोग जलीय चक्र कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? जलीय चक्र कहते हैं। कोई दिक्कत? आपने देखा है कि जलाशय से जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद वर्षा कैसे होती है। जलाशय से जहां जल जमा होता है उसका वाष्पीकरण होता है और उसके बाद इसका क्या होता है? संघनन होता है, और संघनन के बाद क्या होता है? वर्षा होता है, जैसा कि हमने पहले बताया था। अब देखिए, लेकिन हमने समुद्रों और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा है। तो किस प्रकार जल इन जलाशयों से वापस आता है? पूरी प्रक्रिया को, जिसके द्वारा जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, इसे जलीय चक्र कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा जलीय चक्र क्या है, तो देखिए वर्षा होती है, लेकिन हमने समुद्र और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा है। तो किस प्रकार जल इन जलाशयों में वापस आ जाता है? पूरी प्रक्रिया को, जिसके द्वारा जलवाष्प बनता है, वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र। यह चक्र उतना आसान और सरल नहीं है जैसा कि वक्तव्य से प्रतीत होता है। आप बात कह दिए कि जल चक्र ऐसे पूरा होता है, इतना आसान नहीं होता है। वह सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है तुरंत समुद्र में नहीं जाता है। ऐसा नहीं मानना है कि बारिश हुआ आज जो भी जल है तुरंत कहाँ चला गया? समुद्र में। ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? देखिए इस फोटो को देखिए, इनमें कुछ मृदा के अंदर चला जाता है। इसमें कुछ जो जल है मृदा के अंदर चला जाता है और भूजल का हिस्सा बन जाता है। हमने बताया था कि धरातल के अंदर भी जल है। पृथ्वी का 1/3 भाग जो है, मतलब पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग जल से घिरा है। कोई दिक्कत? आप ऊंचाई पे चली जाइए तो जितने पहाड़ पर्वत है वहां बर्फ जमता है, वहां भी पानी की मात्रा है। अब आई, कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाते हैं, या हम इसे अपने व्यवहार के लिए कूपों या नल कूपों की मदद पर सतह पर लाते हैं। जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थलीय जीव जंतु और पेड़ पौधे जल का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। यानी कुछ जल का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं, कुछ जल जो है धरातल में चला जाता है। अब देखिए ध्यान से, देखिए समुद्री जल का वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के बाद संघनन हुआ, बादल का निर्माण हुआ, और यही बादल वर्षा के रूप में गिरना शुरू हुआ। जब ये गिरा तो देखिए कुछ जल को पेड़ पौधों ने अवशोषित कर लिया, कुछ जल का उपयोग जानवर किए, और कुछ जल भूमि के अंदर चला गया, और कुछ कहाँ चला गया? समुद्र में चला गया। इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। देखिए प्रकृति में जलीय चक्र। आइए जलीय चक्र में जल का क्या होता है कि आगे अन्य पहलू पर विचार करते हैं। कि जैसा कि आप जानते हैं कि जल बहुत से पदार्थों को घुलाने में सक्षम है। घुलने वाले खनिज से होकर जब जल गुजरता है तब इसमें कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं। इस प्रकार नदी बहुत से पोषक तत्वों को सतह से समुद्र में ले जाती है और इनका उपयोग समुद्री जीव जंतु द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए भाई, समुद्री जीव जंतु को भी तो खनिज चाहिए। अब भाई ये नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? तो देखिए हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। यह गैस जो जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत सारे अणुओं का भाग है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए तथा कुछ विटामिन। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है, देखिए ये नाइट्रोजन चक्र है। क्या है? नाइट्रोजन चक्र। अब देखिए ये नाइट्रोजन चक्र है। चलिए दूसरे जैविक यौगिक में पाया जाता है, जैसे एल्केनाइड तथा यूरिया। इसलिए नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है।
सभी जीव रूपों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस के प्रत्यक्ष उपयोग से जीवन क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। यद्यपि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीवन रूप निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणु को नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट जैसे दूसरे आवश्यक अणुओं में बदलने में सक्षम नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या द्विबीजपत्री पौधों में कुछ स्पीसीज के साथ पाए जाते हैं। साधारण ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट और नाइट्राइड में भौतिक क्रियाओं द्वारा क्या हो जाते हैं, बदलते हैं। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप तथा उच्च दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। देखिए यहां एक चीज गौर करना है, देखिए उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रेट के ऑक्साइड में बदल देता है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं, तब इसका उपयोग विभिन्न जीव रूपों द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन संयोजी अणु बनाने में प्रयुक्त होने वाले रूपों के निर्माण के पश्चात नाइट्रोजन का क्या होता है। सामान्यतः पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं तथा उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। कुछ दूसरे जैव रासायनिक विकल्प हैं जिनका प्रयोग नाइट्रोजन वाले दूसरे जैव यौगिक को बनाने में होता है। इन प्रोटीन और दूसरे जटिल यौगिक का प्रयोग जंतुओं द्वारा किया जाता है। जब जंतु या पौधों की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया विभिन्न यौगिक में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं। अगर किसी जीव की मौत हो गई तो ये क्या करते हैं, उसमें मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्रेट में बदल देते हैं तथा अन्य तरह के बैक्टीरिया इन नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को नाइट्रेट तत्व में बदल देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्र होता है। बोलिए प्रकृति में क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल में अपने मूल रूप से गुजरता हुआ मृदा और जल में साधारण परमाणु के रूप में क्या होता है, बदलता है। कोई दिक्कत? अब देखें, तथा जीवित प्राणियों में और अधिक जटिल यौगिक के रूप में बदल जाता है। फिर ये साधारण परमाणु के रूप में वायुमंडल में वापस आ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब है कार्बन चक्र क्या होता है। तो कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप से हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है। बोलिए हीरा और ग्रेफाइट में क्या पाया जाता है, कार्बन। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। जबकि सभी जीव रूप कार्बन आधारित अणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल तथा विटामिन पर आधारित होते हैं। बहुत सारे जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवण से बने होते हैं। बोलिए किसके बने होते हैं, ये कार्बोनेट लवण के बने होते हैं। चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में उन सभी पौधे में होती है जिनमें क्लोरोफिल होता है। इन मूल क्रिया द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकार में समाविष्ट होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। यह प्रक्रिया वायुमंडल में या जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देते हैं। ये ग्लूकोज अणु या तो दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं या दूसरे देखिए वायुमंडल में CO2 कार्बनिक यौगिक, पादप इसका प्रयोग करता है, जंतु प्रयोग करता है, कोयला में पाया जाता है, पानी के कार्बोनेट, चूना पत्थर में, पेट्रोलियम में ये सब पाया जाता है। कोई दिक्कत? जैविक रूप में महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया में
ग्लूकोज का उपयोग होता है। बोले ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो ऊर्जा हमें ग्लूकोज से मिलता है। श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग भी हो सकता है और नहीं भी। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है। दहन की क्रिया, जहां ईंधन का उपयोग खाना पकाने में, गर्म करने में, यात्रा और उद्योग में होता है, के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। वास्तव में जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, मानव ने बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाना शुरू किया है और जैसे जैसे संख्या बढ़ रहा है, लोग और भी जला रहे हैं, सबके पास गाड़ी घोड़ा हो रहा है। अब देखिए, बड़े पैमाने पर जलना शुरू किया है, तब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो गई है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता है। चलिए, अब सवाल है कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव, तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो चलिए हम लोग ग्रीन हाउस के प्रभाव के बारे में जानते हैं। देखिए देखिए क्रियाकलाप 14.1 में किए गए अवलोकन का स्मरण कीजिए। शीशे यानी ग्लास द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफी अधिक हो जाता है। ठंडे मौसम में ऊष्मा कटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाने की प्रक्रिया में इस अवधारणा का उपयोग किया गया है। इस प्रकार आवरण को ग्रीन हाउस कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। अब देखिए वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में भी ग्रीन हाउस होता है। कुछ गैस पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। यानी हमारी जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल से कोई गैस वायुमंडल से बाहर नहीं जाए, उसको क्या करता है, रोक के रखता है। वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैसों की वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती है। इस प्रकार के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार के कारणों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यानी आप देखे होंगे कि जितना CO2 उत्पन्न हो रहा है, ये हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं जाता, इसी में रहता है और हमारे पूरे वायुमंडल को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। पूरे वायुमंडल को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। देखिए चलिए अब है ऑक्सीजन चक्र क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इसकी मात्रा मूल रूप से वायुमंडल में लगभग 21% होता है। यह बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। पृथ्वी के पटल में यह धातुओं तथा सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। यह कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट तथा अन्य खनिजों के रूप में पाई जाती है। यह जैविक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा का भी एक आवश्यक घटक होता है। कोई दिक्कत? अब आइए, जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं तब मुख्यतः उस चक्र को निर्देशित करते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित करता है। यानी जब भी चक्र की बात करें ना, तो उस संतुलन से हम लोग समझते हैं। जैसे जल चक्र, कि जल कैसे बारिश होता है, फिर जल का हम लोग संतुलन करते हैं, उसी प्रकार ऑक्सीजन का संतुलन होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग, तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग कैसे होता है। तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन है, इसको हम लोग सांस के रूप में उपयोग करते हैं। बोलिए किस रूप में उपयोग करते हैं, सांस के रूप में। और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकलता है और CO2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो फिर से पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और फिर से हम उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। देखिए 3 प्रक्रिया होता है जिसके नाम
हैं श्वसन, दहन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ऑक्सीजन का एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, के द्वारा लौटती है। यानी CO2 जो हम लोग खर्च किए फिर से प्रकाश संश्लेषण द्वारा लौटती है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 चाहिए। और CO2 का यूज करके पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, हम लोग फिर से क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। अब देखिए हम जीवन में श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु कुछ जो मुख्यतः बैक्टीरिया त्वतीय ऑक्सीजन द्वारा जहरीले हो जाते हैं। वास्तव में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है। ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है इसके लिए ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओजोन परत के बारे में। तो देखिए ऑक्सीजन मूल रूप से सामान्यतः द्विपरमाणु का मतलब इसका फॉर्मूला होता है O2 अणु के रूप में पाई जाती है। यद्यपि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं। इसका सूत्र O3 होता है तथा इसे ओजोन कहते हैं। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणु अणु के विपरीत ओजोन विषैला है। जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है, लेकिन अगर इसका फॉर्मूला O3 हो जाए तो ये बहुत विषैला हो जाता है। हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन पृथ्वी की सतह के नजदीक स्थिर नहीं रह पाता है। यह सूर्य के आने वाले हानिकारक विकिरण को अवशोषित कर लेता है। ये जो ओजोन परत है सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है जो कि कई जीवन रूपों को हानि पहुंचा सकता है। अगर ओजोन परत नहीं होता तो कई सारे जनजीवन प्रभावित हो जाते। हाल ही में यह पता चला है कि ओजोन परत का ह्रास होता जा रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। CFC क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन का यौगिक होता है। ये बहुत अस्थायी होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा भी विघटित नहीं होते हैं। एक बार जब ये ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं तो वे ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ओजोन परत में कमी आई और हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया। ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना करना भी कठिन है। अतः बहुत लोगों के विचार में ओजोन की परत के क्षीण होने की प्रक्रिया को रोकने का प्रयास आवश्यक है। कोई दिक्कत? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत में छिद्र को दिखाते उपग्रह चित्र 1980 में देखा गया था, फिर 85 में देखा गया था और फिर कब देखा गया था, 90 में। 1980 में देखा गया, 85 में देखा गया और फिर कब देखा गया, 90 में। कोई दिक्कत? तो चलिए ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। हमने किन किन चीजों के बारे में सीखा, तो मृदा, वायु, जल और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा संपदा। कोई दिक्कत? चलिए हम इन सारी चीजों के बारे में हमने सीखा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ।